अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है और हुकूमत अभी तक सोच विचार कर रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन करना है या नहीं। इस पर बिलावल भुट्टो ने तनकीद भी की है कि अगर हुकूमत बर वक्त लॉकडाउन कर लेती तो हालात बेहतर हो सकते थे। क्या हुकूमत की मौजूदा तीसरी लहर जो कोरोना की है उस पर जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर तरीके से नहीं बनाई गई है और उसको डील करने का बेहतर तरीका है या नहीं है, आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप जो कि वजीर आजम से मुलाकात करने के पर तोल रहा है, क्या वजीर आजम से मुलाकात जहांगीर तरीन खान ग्रुप की हो सकेगी नहीं। साथ बात करेंगे शहबाज शरीफ रिहाई के बाद सियासत में एक्टिव हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान से उनका राब्ता भी हुआ है और क्या पीडीएम एक बार फिर से फाल होने जा रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना एहसान अफजल, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो तशरीफ आवरी का। और हमारे साथ हैं अखुनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अखुनज़ादा साहब आपका भी शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पंजाब हुकूमत के तर्जुबान भी है, पीटीआई से ताल्लुक़ है। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुरैशी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी क्योंकि पंजाब में जो कोरोना की सूरत हाल है वो आपके सामने भी है। आप इस वक्त मुल्तान में हैं और वहाँ पर भी कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। लाहौर भी इसकी लपेट में है। हुकूमत आखिर लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रही, और अगर जाना चाहती है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, हुकूमत की कोरोना के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी सूरत भी इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में किसी एक फर्द के साथ भी कोरोना की वजह से कोई इशू बने। आपने देखा कि फर्स्ट पहल जो आया, हमने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। पूरी दुनिया इस ऐसी वबा के लिए तैयार नहीं थी। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक खुदाई तकलीफ है, एक नेचर की तरफ से एक इम्तहान है पूरी इंसानियत का। तो मैं समझता हूं जब फर्स्ट पहल आया तो आपने देखा कि जब लॉकडाउन किया, सख्त लॉकडाउन किया, तो लोगों ने भूख से मरना शुरू कर दिया। लोगों ने अरकान असेंबली और दीगर मुखिर हजरात के लिए बैनर्स आवेजा कर दिया कि हमें राशन दिया जाए। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो रिलीफ पैकेज था, 1,51,00,000 से ज्यादा खानदानों को एहसास प्रोग्राम के तहत। लेकिन कुरैशी साहब, ये कोविड-19 को आए हुए भी अब 1 साल हो गया है और ये पाकिस्तान में तीसरी लहर है और 2 जो पहले वेव्स आई उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने बेहतर कोई एसओपीज तैयार क्यों नहीं किए और उनको इन्फोर्स करवाने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्यों नहीं थी कि आज फिर एक बार आप देखें कि कोविड की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। देखिए, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा प्लान किया। आप वैक्सीनेशन के हवाले से उन लोगों से पूछे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो 60 प्लस के लोग थे या अब जो 50 प्लस के लोग हैं, जिस तरह से वो उस ऐप पर रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को। सर, बेहतरीन इंतजाम है सर। मैं आई विटनेस हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए। जो सीनियर सिटीजन है उनके बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने अपनी वेंटिलेटर की कैपेसिटी को बढ़ाया, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाया, अपने तमाम पंजाब में जितने वार्ड्स थे कोविड के हवाले से उनको अपग्रेड किया। बड़े माहिरीन जो डॉक्टर हैं उनकी टीम बनाई, ना पंजाब गवर्नमेंट की ना फेडरल गवर्नमेंट की। इसमें कतई कोई इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी बर्दाश्त वाली कैफियत ही नहीं है। दूसरा मैं आपको कर्ज कर दूं, हम जिस सोसाइटी में मौजूद है पाकिस्तान, यहाँ एक ऐसा सोशल सेटअप है कि लोग यहाँ गैदरिंग करके खुश होते हैं। मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के अपील करता हूं अपनी पूरी कौम से कि सिर्फ हुकूमत, सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको लॉकडाउन की तरफ बेशक लेकर जा सकते हैं, अगर चाहे तो सख्ती करें, लेकिन क्या बेहतर हो कि हम खुद बतौर एक कौम ये सोच लें कि हमने हुकूमत के साथ ताउन करना है। सर, पहले आपने फौज के ऊपर डाल दिया, अब आपने कौम के ऊपर डाल दिया। जी राना साहब, करना है। हुकूमत की तरफ से जो स्ट्रेटजी बनी है, लास्ट टाइम भी पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। आप लोगों के, मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, आप लोगों की तरफ से भी अप्रिसिएशन थी। और मैं समझता हूं अभी पिछले दिनों लोग इंडिया की बड़ी मिसाल दिया करते थे कि इंडिया में बड़ा प्रॉपर वैक्सीनेशन की जा रही है, बड़ा वहां माहौल क्रिएट, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया।
लेकिन आज वहां भी सूरत हाल बदतरीन हो गई है। तो नहीं, तो खुदा न खास्ता हमें हिंदुस्तान नहीं बनाना पाकिस्तान को, ये भी तो देखे ना, हमें उससे पहले इकदाम करने। राना साहब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बेहतर हिकमत अमली के साथ चल रही है ये कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुर से सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोरोना की ये जो तीसरी लहर है ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन में इस वक्त हमारा मुल्क है, और जो ऑक्यूपेंसी रेट जा रहा है अस्पतालों का वो तकरीबन 100% के लगभग करीब पहुँच रहा है। तो जितनी एहतियात अवाम कर सकती है उन पर लाजिम है कि वो करें। अब आपका सवाल कि हुकूमत की कैसी परफॉर्मेंस है, तो देखें हुकूमत के दो ज़िम्मेवारियाँ थी। एक हुकूमत की ज़िम्मेवारी थी वैक्सीनेशन। तो आपकी अभी तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 1% से भी कम पॉपुलेशन, आप 1% तो छोड़ें, अगर मैं कहूं कि आधा % भी नहीं आपने रीच किया अभी तक वैक्सीनेशन का, तो ये भी सच होगा। 5 से 10 लाख के दरमियान में वैक्सीनेशन आप नहीं अभी तक लोगों की कर सके। तो अगर तो यही ड्राइव, यही आपकी स्पीड होगी वैक्सीनेशन की, तो शायद आपको 3-4 साल लग जाएं इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। और उसकी सबसे जो मेजर वजह है वो ये है कि हुकूमत ने 1 रुपए की भी वैक्सीन प्रोक्योर नहीं की अभी तक। जो चंदे के ऊपर वैक्सीन मिल रही है, जो मुफ्त वैक्सीन मिल रही है वो चल रही है, लेकिन हुकूमत ने अपने फंड से ये वैक्सीनेशन जो है वो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की। वैक्सीनेशन असूली तौर पे 5 लाख 10 लाख वैक्सीन डेली बेसिस पे लगनी चाहिए है। इस स्पीड पे लगेगी तो कोई आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हुकूमत ने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करनी थी, तो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने क्या करनी थी? अब अफवाज पाकिस्तान को मदऊ कर दिया गया है कि वो हुकूमत की जो है SOPs में इम्प्लीमेंटेशन में मदद करें, तो ये आपको बता देगा कि हुकूमत कितनी कामयाब रही। तीसरी चीज़ ये थी कि जो हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी कि 6 बजे तक जो है वो बाज़ार जो है वो उसके बाद बंद हो जाएंगे, वो मेरी समझ से तो जो है वो बालातर है। क्योंकि क्या 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले जो है वो कोरोना घर में बैठा होता है? क्या अगर हम दुकानों की जो टाइम लिमिट को महदूद करके कोरोना को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब हम रश क्रिएट करके, तो इसके ऊपर जो इसी तरह दफ्तरों की जो 2 बजे को छुट्टी हो जानी थी, तो 2 बजे के बाद क्या कोरोना घर से निकलता है लोगों के पास, और 2 बजे से पहले नहीं होता। आपने मस्जिदों पे तो पाबंदी लगाई नहीं, यहाँ तक कि आपकी जो काबा है वो बंद हुआ है कोरोना की वजह से, तो वहाँ आपने लगाई नहीं, लेकिन स्कूलों को आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं रही स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन अब फौज आके कराएगी। राइट। खूनज़ादा साहब, आप क्या समझते हैं कि बिलावल साहब ने जो तनकीद की, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था और हालात बेहतर होते, क्या यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं राना साहब की बात के साथ मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि हुकूमत को सिर्फ लॉकडाउन पे नहीं, पूरा कोरोना पे इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। कहीं पे हम रश को कम करते हैं, कभी भी खुद से अपने रश को खुद से बढ़ाते हैं। ये जो हमने इस मुल्क में अवाम के साथ जो तमाशा शुरू किया है कि आपको चीनी भी कतार में मिलेगा, आपको आटा भी कतार में मिलेगा, आपको वैक्सीन भी कतार में मिलेगा, आपको हर चीज कतार में मिलेगा। आप मुझे बताए, वहां पे तो हम रशों को बढ़ा रही हैं। जिस तरह के कहा कि मस्जिद में हमने SOPs का अभी तक कोई इस पे अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मस्जिद में मुकम्मल तौर पे इस पे अमल दरामद हो रहा है। स्कूल को हमने बंद कर दिया है। तो मसला ये है कि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। जब ये कोरोना चलो एक टाइम था, इसका कोई इलाज नहीं था, वैक्सीन आ गई, सारी दुनिया ने, ये दुनिया में हमसे गरीब ममालिक भी है, हमसे बहुत ज्यादा सरमाएदार ममालिक भी है, हमसे तादाद में छोटे ममालिक भी हैं, हमसे तादाद में बहुत बड़े ममालिक भी हैं। सारी दुनिया ने वैक्सीन के लिए दाखिले कर दिए और उन्होंने ऑर्डर दी मुख्तलिफ कंपनीज को। हम अभी तक $2 की बाहर से नहीं मंगवाए, वही जो तोहफे मिलते हैं। लेकिन चिटान साहब हुकूमत कहती है कि ये काम सूबों का भी है, तो सिंध में आपकी हुकूमत है तो आप भी खरीद सकते हैं कि सूबे भी वैक्सीन खरीदें, सिर्फ वफाक पर नहीं रहे। मुझे मुकम्मल तौर पे पता नहीं है। सिंध हुकूमत का जो नुमाइंदा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन सिंध हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से सुना था कि हमने खुद से भी कोई 10 लाख या 5 लाख का ऑर्डर
दिया है अपनी सूबे की तरफ से। लेकिन मुझे आप बताएं, सूबों पे तो बाद में ये ब्लेम करें ना कि आप लोगों ने नहीं मंगवाया। मुझे फेडरल का आप बताएं कि उन्होंने $50 का भी कहीं से वैक्सीन मंगवाया है। न तो आप लॉकडाउन के हक में हैं, न आप वैक्सीन मंगवा रहे हैं, न आपके पास पॉलिसी है। ये क्या पॉलिसी हुई कि कतार में लोगों को नहीं लगेगा और बाजार में लोगों को लगेगा? ये तो सोच से बालातर चीज है इस हुकूमत के पास इस चीज की। हमारे पुख्तनख्वा में एक मिनिस्टर के बेटे की शादी थी, 3 दिन वो शादी पेशावर में थी और 3 दिन वो शादी बाजोड़ में थी। हजारों लोगों ने इस शादी में शिरकत किया था, हजारों लोगों ने। तो भाई हुकूमत खुद इस पे वज़ीर आज़म को आपने नहीं देखा, उसको कोरोना लगा था, कोरोना के बावजूद उन्होंने इजलास बुलाया, तो वो कौम को क्या पैगाम दे रहा था? तो अभी तक इस हुकूमत के पास कोई वाजिब पॉलिसी नहीं है और अभी तक जो हम बचे हुए हैं तो इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। अल्लाह का मेहरबानी है, पाकिस्तान पे कोई खुसूसी करम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 2-3-4 ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक इस तरह के मुतासिर नहीं हुए जिस तरह के। और खुदा न खास्ता हमें ऐसी नहज पर भी नहीं लेकर जाना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, एटलीस्ट हुकूमत कोई प्लान देती है ना, बताती है कि ये देखें कि अभी तो एक वैक्सीन आ गई है और इसका ये ड्यू प्रोसेस है, अभी इस एज को लग रही है, उसके बाद इस एज को लगेगी और हम 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में अपनी 70% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर लेंगे, तो तब जाके आप कहीं कोरोना पर काबू पा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी तो हमने किसी से नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान हमें बताया हो, ऐसी कुछ ब्रीफिंग दी हो। देखिए आलिया, पूरा प्लान है। एनसीओसी में तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोग जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हैं और जो डिसीजंस कर रहे हैं वो भी सारे पाकिस्तान के रेजिडेंशियल हैं, सारे पाकिस्तान के खैर खा हैं, तमाम इदारों के लोग इकट्ठे बैठे हैं और उसमें तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर की नुमाइंदगी वहां मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको अर्ज कर दूं, वैक्सीनेशन के हवाले से पूरा गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। हमने फर्स्ट फेज में जो हमारे पैरामेडिक्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको वैक्सीनेट किया। उसके साथ साथ हमने जो सीनियर सिटीजन थे, और अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि 80 ईयर से ज्यादा के, 70 ईयर से ज्यादा के जितने लोग हैं उनको घर पे मोबाइल वैक्सीनेशन करवाई जा रही है कि वो सिर्फ कॉल करेंगे और अगर वो मूव नहीं कर सकते तो मोबाइल वैन के जरिए उनको वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। जो 50 साल से एज के लोग हैं, परसों से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। 1 मिनट में आप किसी भी शख्स को, आप लाहौर स्टूडियो में मौजूद है, किसी भी शख्स से उस ऐप पे अप्लाई करवाएं, जो हेल्पलाइन का नंबर है, विद इन ए मिनट वहां से आपको रिस्पॉन्ड आता है। सर बेहतरीन इंतजाम हमने देखा है कि वैक्सीनेशन सेंटर बेहतरीन है, आप सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड तादाद है। सवाल ये है, हमारे पास अपना एजेंडा है, लेकिन मैं अब भी कहूंगा खुदारा, ये कोविड कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इस पे ब्लेम गेम की बजाय हमें सबको अपना रोल प्ले करना है। मैं आज भी समझता हूं इमरान खान ने अपनी नेक नियति से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी हिकमत अमली से इस कौम को बचा कर रखा और आज भी इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं गवर्नमेंट कर रही, ये मुश्किल फैसला नहीं कर रही, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में 35 से 40% के करीब जो पॉपुलेशन है गुर्बत की लकीर से नीचे है। लोगों की आमदन 30 से 35 हजार है। 25 हजार कमाने वाला सेल्समैन, दिहाड़ी करने वाला, ताजा रेडी लगाने वाला, दुकानों पर जो सेल्समैन, वो कहां जाएंगे? बातें करना बड़ा आसान है, या गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दे, बहुत कहना आसान है। सर इतने टाइम में बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है। उनका भी नहीं पता था किसको दिए गए हैं। अभी राणा एहसान साहब फरमा रहे हैं तो इनकी तो पार्टी बड़े इक़्तिदार में रही है, 35-40 साल, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। राइट। इन्होंने कौन सा कौम के लिए अनाउंस कर दिया कि जी हम नवाज पीएमएलएन की तरफ से ये पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, 4 करोड़ बैग्स का के ये पाकिस्तानी लोगों को तकसीम होंगे, करे लॉकडाउन कोविड। जी अपोजिशन पार्टियां अनाउंस करें, गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो। नहीं, हमने दिए, हमने बैग्स भी दिए, हमने पीपी किट्स भी दी, हमने ये सारा कुछ किया और अपने फंड्स के ऊपर। जी ठीक है, ब्रेक शामिल करनी है। कुरैशी साहब इजाजत दीजिए, ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम। राइट, ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र जो शिद्दत इख्तियार कर गई है, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और क्या होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है सीनियर सिटीज़न को उसके जो इंतजाम किए गए हैं बेहतरीन है। मैंने भी अपने वालिदैन को वो वैक्सीन लगवाई है, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत कम लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया गया है और ये स्पीड बहुत कम है। अगर आपने कोरोना पर काबू पाना है तो आपको अपनी स्पीड, अपनी पॉलिसी में मजीद चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है। यकीनन उसी के तहत हम इस वबा पर काबू पा सकते हैं। साथ में मेरी इस आवाम से भी इल्तिजा है कि लिहाजा आप लोग भी SOPs पर अमल करें, अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। एक कौमी फरीज़ा समझकर इसको अंजाम दीजिए। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जो पर तोले जा रहे हैं, क्या वो मुलाकात हो सकती है? ये राना साहब कहा जा रहा है और PMLN तो बड़ी खुश है जहांगीर तरीन ग्रुप से। पहले आप ATM मशीन कहते थे, अब आज आप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हो गए। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी कोई जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जो फॉल्ट लाइंस थी PTI के अंदर, जो कहते थे कि 22 साल का स्ट्रगल है, वो ज़रूर एक्सपोज हो गया है कि एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में ये ग्रुप उभरता नज़र आ रहा है। और दिन ब दिन कभी 4 कभी 5 पार्लियामेंटेरियंस इनके बढ़ जाते हैं, कभी काबीना पंजाब बुज़दार काबीना के वज़ीर इनके साथ मिल जाते हैं। तो अब लगभग सुनने में आ रहा है कि 40 के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ये आपको बताता है फ्रस्ट्रेशन जो MNAs PTI के और जो MPAs PTI के सफ़र कर रहे हैं। और वो क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। अभी मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि 35 से 40% आबादी पाकिस्तान की गुर्बत की शरह से नीचे रहती है, तो ये 2018 में सिर्फ 24% थी। इनके 3 साला दौर के अंदर ये 15 से 20% तकरीबन मुख्तलिफ जो मईशती एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक बढ़ चुकी है। अवाम भूखी मर रही है, उनकी जो इनकम है, आमदनी है, वो कम हो गई है। महंगाई जो है वो 30 से 40%, अद्वियात में 500% बढ़ चुकी है। और ये जो इम्बैलेंस हुआ है इसने अवाम को जो है उसकी जेब कटौती करती है। और अवाम के लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि बदतरीन दौर है। जो यूथ है उस वो फ्रेश ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये महंगाई में पीसी जो अवाम है ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो तो कहता है जहांगीर तरीन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इसलिए वो इमरान खान साहब के सामने खड़े हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, ये 20-22 से शुरू हुआ था, आज डबल हो गया है, 40 पे चला गया है। इसी स्पीड से गया तो ये 40 से 80 हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है कि इनके MPA MNAs नाला है इनसे, वो बड़े स्मार्ट ये लोग होते हैं, इन्होंने आगे जाके लोगों के सामने वोट लेने। इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे जहांगीर तरीन से और करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे जी। उनकी हुकूमत जारी है, उनको नजर आ रहा है कि अगर ये इस स्पीड के ऊपर जो है वो लोग उनकी पार्टी को छोड़ के जहांगीर तरीन की तरफ जो है वो तगोदो करेंगे तो ये तो PDM को छोड़ें, ये तो अपनी पार्टी खुद अपने हाथों जो है वो कुल्हाड़ी मार रही है। जी चिटान साहब, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे? देखिए जी, मैं जहाँ तक जनाब मुहतरम नियाज़ी साहब को समझता हूँ, ये ऐसा बंदा है कि ये जरूरत के टाइम पे गद्दे को भी बाप बना लेता है। तो ये जरूर इसके पास जाएगा। और ये जो घोंसले छोड़ रहे थे कि मैं नारों किसी को नहीं दूंगा, ये जो कह रहे थे कि इंसाफ होगा, तब्दीली होगी, इंसाफ मेरे घर से होगा, तो इससे सबसे पहले नारू अपने घर में दिया। अली मबाजी से किसी ने नहीं पूछा कि ये 62 अरब के जो असासे हैं जो आपके बज़ाहिर कोई काम नहीं, ये कहाँ से आ गए, पहले नारू उसको दिया। फिर इसके बाद जितनी स्कैंडल आ रही हैं, हमने तो अभी तक हुकूमत का एक मिनिस्टर एक स्कैंडल आ गए, कभी दवाइयों का स्कैंडल आ जाता है, कभी लालच का स्कैंडल आ जाता है, कभी पेट्रोल का स्कैंडल आ जाता है, फिर इसका रिपोर्ट भी आ जाता है।
तो अपोजिशन पे तो इल्जामात लगा कि उसको तो 99 दिन जेलों में रखते हैं। लेकिन देखिए ना कि रिमांड पे रखते हैं। आप दूसरी तरफ ये नहीं तक समझ जेलों रहे में चट्टान रखते साहब के इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत हैं, वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने हुकूमत उनके साथ ये बनाई है। जहांगीर तरीन साहब जिनको आप सब ATM कहते थे, आज उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। चीनी स्कैंडल हो चाहे कोई भी माफिया हो, वो कहते हैं कि देखें आज एहतसाब सबका हो रहा है, चाहे मेरे साथ खड़ा हुआ मेरा वफादार दोस्त ही क्यों ना हो। देखिए जी, ये तो नेब को तो इस्तेमाल सियासी इंजीनियरिंग, जिस तरह हमारे मुहतरम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कहा है कि ये तो सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा है। ये तो अपने लोगों को भी सीधा करने के लिए, अपने कोलिशन को भी सीधा रखने के लिए और अपोजिशन को भी सीधा रखने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर वाकई उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन लेना था तो फिर इसके लिए भी वही तरीका इस्तेमाल करते जो जरदारी साहब के लिए है, जो खुर्शीद शाह साहब के लिए है, जो हमजा शरीफ के लिए है, जो शहबाज शरीफ के लिए है, कि बगैर रेफरेंस के सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे आप उसको पकड़ते हैं और 99 दिन तक रिमांड पे रखते हैं और 2-2 साल इन लोगों के जेल में हो गए। खुर्शीद शाह साहब के तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। अहद चीमा के 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद अदालतों ने उसको जमानत दी। तो मतलब ये है कि अगर ये वाकई एहतसाब करना चाहता है और तो एहतसाब तो एक जैसा होगा तो लोग कहेंगे कि एहतसाब है। एहतसाब और इंतकाम में तो मामूली सा फर्क है। अभी तो जो हो रहा है, तो जहांगीर तरीन साहब आपकी सियासी असेसमेंट क्या है? आपकी सियासी असेसमेंट क्या है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो भी एहतसाब हो रहा है, FIA में केसेस चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? अगर आपके बकौल के ये एहतसाब नहीं है तो ये फिर केसेस क्यों चल रहे हैं, किस लिए? ये जो इसके खिलाफ केसेस चल रही है, इसकी वजह यही है कि जो अपोजिशन के साथ हो रहा है कि किसी को भी अपने लाइन पे सीधा रखना है और उसको इनसे अपना काम लेना है तो नहीं भी इसके पीछे लगाओ। हमारा इनका एक MNA आलम साहब, उन्होंने एक बार पार्लियामान के अंदर बात की, एक बार पार्लियामानी पार्टी के अंदर बात की। दूसरे दिन उसको नेब का नोटिस आ गया कि आप अपने असासों के बारे में हमें बताएं। तो जो जहांगीर तरीन पे एहतजाज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल हक बचाने में। अगर एहतसाब करने तो सबका करो, खिसरो बख्तियार का भी करो, आजम स्वाति का भी करो, परवेज खटक का भी करो। परवेज खटक के बारे में नेब की चेयरमैन ने नहीं कहा था कि ये तो जाने ही जाने वाला है, लेकिन इसकी सेहत का मुझे ख्याल है। तो फिर सबके खिलाफ करो, एक जहांगीर तरीन के खिलाफ आप क्यों कर रहे हैं? राइट, ये जहांगीर तरीन की सपोर्ट में समझा जाए आप कह रहे हैं, या फिर दूसरों की मुखालफत में? यहाँ पे ब्रेक शामिल करिए, नदीम कुरैशी साहब की जानिब आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद पहुंची। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात क्या मुतवक्के हो सकती है और उस मुलाकात में क्या जहांगीर तरीन साहब के जो खदशात हैं क्या वो हल किए जा सकते हैं? नदीम कुरैशी साहब से जानते हैं। नदीम कुरैशी साहब, क्या सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात है, और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात नहीं तो जहांगीर तरीन साहब के जो बाकी ग्रुप में लोग हैं, क्या उनकी मुलाकात हो रही है आगे चंद दिनों में? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। वो खुद ओन करते हैं, खुद मानते हैं। पाकिस्तान में एक माहौल रहा, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ को समझा कि ये सिर्फ किताबों में लिखा एक लफ्ज है, या रुझान ही नहीं था अपने साथ रहने वाले किसी भी शख्स को, अगर वो बहुत करीबी है, बल्कि यहाँ तो नवाजा जाता रहा, पूरे मुल्क के खजाने उठा के दिए जाते रहे, लोग बैरून मुल्क बैठ के इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और बेपनाह वाकयात हैं। अभी चट्टान साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं तो इनको बड़ा अच्छा आदमी समझता हूँ, लेकिन ये हर बार अपना तारुफ करवा के ना मेरा अंदाजा गलत साबित कर देते हैं। ये बाप बनाने वाली रवाज इन्हीं की पार्टी ने शुरू किया था। अयूब खान को डैडी मैंने नहीं कहा था, जिसने कहा था वो ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और उसके बाद फिर नासिर शवान से लेकर गुलाम हुसैन अनड़ तक, और फिर मजरुल हक से लेकर शर्जील मेमन तक, और निसार मोराई से लेकर फिर वो जो ओमनी ग्रुप तक, वो सारी मिसालें पाकिस्तान के लोगों को बड़ी अच्छी तरह आती हैं। एक बात इन दोनों अहबाब से तय कर लें आज के अब के बाद ये जहांगीर तरीन के हवाले से वो गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे जो पिछले 4 साल ये फरमाते रहे। एक ही लफ्ज होता था, जहांगीर तरीन ATM है। जहांगीर तरीन का एहतसाब क्यों नहीं होता? जहांगीर तरीन बहुत ताकतवर है, इमरान खान कभी इसका एहतसाब नहीं करेंगे। अब मैं इसको गधे को बाप बनाना कहूं या खोते को बाप बनाना कहूं या किसी और जानवर का नाम लूं, मुझे मुनासिब जेब नहीं देता। ये पूरी कौम सुन रही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की
गलाजत किस हद तक पहुंच गई है कि ये एक लम्हा लगाते हैं अपना थूका हुआ चाटने में। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, किसी वक्त भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर, इन्हें ये कहूंगा, लेकिन सर ये तासुर नहीं जाएगा, आप जिस एहसाब की बात कर रहे हैं, हमारे घर का इशू है, हमारे घर का मामला है, हम उसे खुद सेटल करेंगे। राना एहसान साहब को चाहिए चौधरी निसार साहब को मनाएं, सर चौधरी साहब को ढूंढे, उन तमाम लोगों को ढूंढे जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में जाहिद सरफराज जैसे लोग जो टेलीविजन पे बैठकर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, वो आजकल कहां है? कुरैशी साहब ये बताइए कि फिर अगर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की 24 शुगर मिल्स को नोटिस गए, इस शुगर माफिया ने, उसमें जरदारी साहब की मिल्स भी हैं, उसमें शरीफ फैमिली की मिल्स भी हैं, उसमें तरीन साहब की मिल्स भी हैं, उसमें और लोगों की मिल्स भी हैं। पाकिस्तान की 24 शुगर फैक्ट्रियों के खिलाफ आज जो चीनी का बहरान खड़ा है, चीनी का रेट अवेलेबल नहीं है, चीनी का रेट बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं चीनी मिल नहीं रही, उसकी वजह यही वो खांचे थे जो पाकिस्तान के जी ठीक है। लेकिन साथ ही एक तरफ आप एहसाब करते हैं, एक तरफ कुरैशी साहब इजाजत दीजिए, बात सवाल सुन ले। इन माफिया से झगड़ा हुआ था, एक केस है, वो पॉलिटिकल केस नहीं है। अब जहांगीर तरीन से ज्यादा फिक्र इन लोगों को है जिन्होंने कुरैशी साहब सवाल सुन ले जी। कुरैशी साहब सवाल सुन ले कि अगर इमाम साहब आप कहते हैं कि मुलाकात कर सकते हैं जहांगीर तरीन से, तो फिर एहतसाब के ऊपर शक व शुबात नहीं होंगे कि अपने ही पार्टी के लोगों से मुलाकात करते हैं और अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होती है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू नहीं हुई। ये जितने कारनामे हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, इन्होंने अपने अदवार में शुरू किए। ये तो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे। पाकिस्तान में लोग इतने बेवकूफ नहीं है। वो इंटीरियर सिंध में कुछ लोग रह गए हैं, 2, 4, 5, 6 जिलों में, वहां भी लटकाने का रिजल्ट जो आया था बाई इलेक्शन का, वो कौम ने देखा था। लोगों को शऊर आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। जरदारी के दौर में पीएमएलएन पे केसेस हुए, पीएमएलएन के दौर में जरदारी एंड ग्रुप पे सर अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं, NA 249 का भी होने जा रहा है। जवाब देने के ये कभी तरीन साहब की बात कर देते हैं, पहले अलीम खान साहब की बात किया करते थे। जी ठीक है, कुरैशी साहब, राना साहब से कमेंट ले लूं जी। जो समझते थे पाकिस्तानी कौम को जितना ये बेवकूफ बना सकते हैं अपनी एक्टिंग से। जी राना साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये एहतसाब हो रहा है, मुलाकातें भी होंगी, साथ साथ सब चलता रहेगा, और अब ये ATM का जो ताना है वो ना दिया जाए हमें एटलीस्ट? देखें, सबसे पहले तो वाकई अवाम बड़ी अक्लमंद है और होशियार हो गई है, इसलिए सारे ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जो है वो PTI को बदतरीन शिकस्त का सामना है। और अभी कराची के अंदर भी बाई पोल के अंदर जो है PTI तीसरे नंबर पे आ रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। नदीम कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि अवाम जो है होशियार हो गई है। देखें, जो जहांगीर तरीन का मामला है वो एहतसाब पे और फिंगर पॉइंटिंग करता है उनका। देखें, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, अगर उन्होंने कोई चोरी की, वो ATM थे, वो उनका जहाज इस्तेमाल हुआ, उनका पैसा इस्तेमाल हुआ, और ये सारे मामलात कौम ने देखे। और लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शुगर के ऊपर तो मेरे पे सवाल ही नहीं है। ये तो पार्टी के इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में एक दूसरे के गिराने की दौड़ चल रही है। और ये जितना जहांगीर तरीन के पास ये पार्लियामेंटेरियन जमा हो रहे हैं, वो इस हुकूमत के ऊपर एक अदम एतमाद है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अदम एतमाद है कि वो 20 थे 15 दिन पहले, आज 40 हैं। इसी स्पीड के ऊपर 15 दिन बाद वो 60 हो जाएंगे या 80 हो जाएंगे। तो ये हुकूमत की जो बदतरीन जो परफॉर्मेंस है, जहां चौथा वजीर खजाना आ गया, 5वां आ गया, सॉरी, जहां हर लिहाज से इनकी टीम अभी तक नहीं सेट हुई, जो चले कारतूस थे जो फेल हो गए, फवाद चौधरी जैसे, उनको निकाला गया फिर वापस लाया गया, तो ये हुकूमत तो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई। चिटान साहब, आप आखिरी कमेंट कर दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी चिटान साहब। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब हो, तो सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के सामने करें। इनकी भी हेलीकॉप्टर केस है, इनका भी पार्टी फंडिंग केस है, इसका भी बनीगाला का जो केस है, जो इसमें इसको अमीन और सादिक और डेम सरकार ने दिया था, इस पे भी सब लोगों का एतराज है। तो पहले सबसे पहले अपने आप को पेश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत खत्म हो चुका है। मौलाना बदन ज़िमनी इलेक्शन में इस पे अदम एतमाद हुआ, फिर इसके बाद कौमी असम्बली में सेनेट के इलेक्शन में इस पे अदम एतमाद हुआ, इसके बाद जो फैसला किया था हैसियत वजीर कश्मीर इंडिया के साथ बिजनेस का,
वो चीजें मंगवाने का, इस पे अपने काबीना ने दोबारा अदम एतमाद किया। तो मेरे ख्याल से अब उसको बाइज़्ज़त तरीके से चलना चाहिए। ये मुल्क इसके चलाने का नहीं है। ये चाहे 10-12 अपने वज़रा को चेंज करे, हर लेकिन चट्टान साहब, एक तो पीडीएम आई थी और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए आज पीडीएम का नामो निशान नहीं। पार्टी लगता यह है कि वो शायद आउट हो चुकी है। आप देखें नेक्स्ट इजलास पीडीएम का होता है, उसमें क्या फैसले किए जाते हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया, अखुंदज़ादा चट्टान साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, जो सियासी टॉपिक्स हैं, सियासी मौज़ूआत हैं, इस पर हम बहस भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन खुदारा इस कोविड की जो तीसरी लहर है इसकी शिद्दत में जितना इजाफा हो चुका है, SOPs पर अमल करके हम इससे अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। कौमी फरीज़ा समझकर इस पर अमल दरामद ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।